महिलाएँ जब किसी मार्केट में जाती हैं और वो स्किन केयर के प्रति कैसे अपना डिसीज़न लेती हैं, उसको लेकर किया गया एक सर्वे, जिसमें सेंट्रल दिल्ली में ये सर्वे किया गया, जिसमें लगभग 300 500 महिलाओं का एक सर्वे और उसमें जानने का प्रयास किया गया। उसमें किस तरीके से वो अपनी स्किन केयर क्रीम क्रीम को सेलेक्ट करती हैं, किन फैक्टर उनको प्रभावित करते हैं, उस सब के ऊपर आज की हमारी ये चर्चा है और उसी को हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें भारत को एक प्राइमरी मार्केट के तौर पर देखा जा रहा है और भारत 2025 तक 4th लार्जेस्ट मार्केट होगा स्किन केयर प्रोडक्ट प्रोडक्ट का, इंडिया जो बनने वाला है। और ये लगभग 2025 में जो 2015-16 से ग्लोबली इस मार्केट का साइज़ डबल हो जाएगा। तो उसी के ऊपर आज की हमारी ये चर्चा रहेगी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के जर्नल फोकस डब्ल्यूटीओ में इसके ऊपर एक जो पेपर पब्लिश हुआ है, उसको लेकर के ये पूरी की पूरी चर्चा है। जो लोग आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, वो जाकर के फोकस डब्ल्यूटीओ की वेबसाइट पे जाके उसके आर्काइव में पूरा पेपर ये पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे हमारे गेस्ट से। अलग-अलग फ़ील्ड में होने वाली रिसर्च और उन रिसर्च का हमारे समाज में पड़ता प्रभाव या इसके उल्टा कहें कि समाज में पड़ने वाले प्रभाव को जज करने के लिए या एक कंज़्यूमर बिहेवियर को जज करने के लिए होने वाली रिसर्च, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, फीमेल के कंज़्यूमर बिहेवियर को लेकर के और स्पेशली स्किन केयर इंडस्ट्री के प्रति उनका डिसीज़न लेने का क्या एक प्रोसेस है और इसमें भी जो हमारा पर्टिकुलरली आज का जो टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, वो स्किन केयर क्रीम फेस के लेकर ज़्यादा उसके ऊपर है, जैसे-जैसे हम आगे बात करेंगे। और आज हमारे साथ इस फील्ड में बात करने के लिए डॉक्टर प्रिंसी गुप्ता जी हैं, जो जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी जयपुर में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं और जिनका मार्केटिंग फील्ड जो है वो एक स्पेशलाइज़ेशन है। तो डॉक्टर प्रिंसी जी, आपका बहुत स्वागत है रिसर्च कॉम के इस प्लेटफ़ॉर्म में। नमस्कार अजय जी। मैं जी। बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी कि इस माध्यम से आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, ताकि मैं कुछ स्कॉलर्स की मदद कर सकूँ या जो रिसर्च में उनकी कुछ मदद मेरे थ्रू हो पाए, तो उसके लिए मैं आपकी बहुत आभार रहूँगी और फिर से आपका धन्यवाद देना चाहूँगी इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए मुझे। जी, मैम। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत और आगे आने वाली चर्चा में हम कई चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जैसे कि एक तो इस जो स्टडी है इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या थे? हाँ, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो फीमेल के डिसीज़न को प्रभावित करती हैं? कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उनके डिसीज़न को प्रभावित करने के साथ-साथ जो अलग-अलग फैक्टर्स हैं उनमें कौन से हावी या प्रभावी फैक्टर्स हैं जो उस डिसीज़न को बिल्कुल एक तरीके से बदल दे रहे हैं? और कौन-सा ऐसा एरिया है यानी कि इंडिया में कौन-सा ज्योग्राफिकली एरिया है जहाँ पर ये सर्वे फीमेल्स में किया गया? तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब हमें आने वाले हमारे डिस्कशन में मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपकी जो पूरी ये स्टडी थी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? आप उसके बारे में एक बार बताइए, फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे। अजय जी, ऑब्जेक्टिव बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको इस पे प्रकाश डालना चाहूँगी कि जी, इसकी है क्या? हम जी, लोग बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं, बहुत से रिसर्च स्कॉलर की कॉस्मेटिक स्किन केयर इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्मेटिक, लेकिन ऐसा जी, नहीं है। अगर आप देखें, जैसे मैं जब इस रिसर्च को स्टार्ट किया था या बेसिकली कहिए स्टडी जब मैं करने जा रही थी, इससे पहले मैंने जब हम बचपन में, आप भी अपने चाइल्डहुड में रहे होंगे, तो बहुत सारे कुछ एक्टर्स होंगे या एक्ट्रेसेस होंगी जिसे आप देख के बहुत सोचते होंगे कि वाओ! क्या स्किन है, क्या फ्लॉलेस स्किन है, कितना जी, अभी जवान वो नज़र आते हैं। लेकिन जी, अब आप ये भी देख रहे हैं कि बढ़ते रील्स का ट्रेंड बहुत बढ़ चुका है। अब उस जी, रील्स के ज़रिए लोगों को ने हमें इन्फॉर्मेशन ये भी देना स्टार्ट कर दिया है कि पहले वो जो कॉस्मेटिक का यूज़ कर रहे हैं, वो मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअली जब हम उनको विद नो मेकअप देखते हैं, तो बहुत ही डिफरेंट उनका स्किन नज़र आती है। तो जी, कहीं मुझे ये इंस्पायर किया कि अब मैं भी उस एज का हिस्सा होने जा रही हूँ या आप भी उस एज का जी, हिस्सा होने, बिल्कुल। कि जिसमें हम कॉस्मेटिक का यूज़ करके हम अपनी सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस को बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेकिन जो हमारी इंटरनल स्किन है, वो कहीं न कहीं आज भी हमारी प्रोटेक्ट करने की हमें ज़रूरत है। तो सबसे जी, पहले तो मुझे वही एक आइडिया इंस्पायर किया गया कि क्यों ना, अवेयरनेस लोगों में है, बट मैं उसको देखना चाह रही हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या उनके पास नॉलेज है कि नहीं है कि कॉस्मेटिक क्या जी, है, स्किन केयर क्या है। तो सबसे पहले मैं यही बताऊँगी कि कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट होते हैं, वो हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस को बहुत अच्छा लुक देते हैं। बट बिल्कुल।
स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि टर्म ही डिफाइन की गई है स्किन केयर, तो दैट जी, मीन्स कि हमारी स्किन की केयर कर रहे हैं, हमें जी, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या मेडिकल ट्रीटमेंट हमें ये दे रहे हैं कि प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि हम जैसे एनवायरनमेंट में हम बहुत एनकाउंटर होते हैं। और स्पेशली अगर रिसर्च की बात की जाए तो खाली ये फीमेल्स के लिए कहना ही उचित नहीं होगा। आजकल तो मेल्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, वर्क है, या हमारा कह दीजिए लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट ऐसा हो चुका है कि जिसकी वजह से हम अपनी स्किन पे ध्यान नहीं देते हैं और हम जी, हार्मफुल केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, और जिसे बिल्कुल। हम वो आगे भविष्य में होने वाले उनके जो दुष्परिणाम है वो बहुत ज्यादा हमारी स्किन को हार्म करते हैं। इसीलिए सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि स्किन केयर बेसिकली केयर फॉर योर स्किन, जी, आपकी प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट से। तो जी, ये मेरा बिल्कुल। आइडिया था जब जनरेट किया गया मैंने इस रिसर्च को करने के लिए। उसके बाद जो मैं जानना चाहती थी, तो उसमें दो मेजर चीजें मैंने जानने की कोशिश की कि ऐसे कौन सी फैक्टर्स हैं या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक फीमेल कंज्यूमर को इफेक्ट करता है कि मैं उस प्रोडक्ट को खरीदूं। और बिल्कुल। दूसरा मैंने उनकी प्रेफरेंसेस जानने की कोशिश की कि क्या पसंद है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास कैटेगरी होती है जी। स्किन केयर, लेकिन वो कौन सी ज़्यादा पसंद करती हैं या कौन सा लेना चाहेंगी उनके ऊपर, तो उस दो इन 2 चीज़ के बारे में बेसिकली मैंने जानने की कोशिश की जी। थी। तो ये आपके बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव इनको हम कह तो सकते हैं इस रिसर्च के थे। जी, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम उन्हीं लोगों को इनवाइट करते हैं जिन्होंने कुछ रिसर्च किया है, वो रिसर्च कहीं पब्लिश हो चुका है या उनका साइंस कम्युनिकेशन में कोई आर्टिकल है या उनका पीएचडी, इस तरीके के 2-3 तरीके की कैटेगरी है जिसमें हम इनवाइट करते हैं गेस्ट को। आज जो हमारे बीच गेस्ट हैं, इनका ये जो पेपर है पूरा का पूरा, ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, जो एक जर्नल है फोकस डब्ल्यूटीओ जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड चलाता है जर्नल को। जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या जो अभी रिकॉर्डिंग के बाद जो लोग इस प्रोग्राम को हमारे देखेंगे, वो जाकर के इस पूरे पेपर को फोकस डब्ल्यूटीओ के आर्काइव में सेक्शन में जाकर के पढ़ भी सकते हैं अगर वो पढ़ना चाहें। तो अभी मुझे आपसे जो अगला सवाल मेरा वो यही है कि आपकी स्टडी में 12 ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट किए, उनका क्या क्राइटेरिया आपने पहले लिया जिससे आपने उन 12 स्किन केयर प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया? देखिए स्किन केयर एक पार्ट है हमारे पर्सनल केयर का। पर्सनल जी, केयर का मतलब होता है जो प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते जी। हैं। तो बेसिकली एक छोटा-सा बस ऐड कर देता हूँ। आप खुल के नाम ले सकते हैं उन प्रोडक्ट्स का क्योंकि ठीक है, हमें कोई स्पॉन्सरशिप तो नहीं चाहिए, लेकिन ये रिसर्च है, तो जो भी नाम आपकी रिसर्च में आए थे, खुल के आप ले सकते हाँ, जैसे कि इसमें स्किन केयर होता है, हेयर केयर होता है, टॉयलेटरीज़ होती हैं और आपके डेंटल केयर होता है, ओरल केयर होता है, ये कुछ अलग-अलग सेगमेंट हैं। लेकिन हैं। जो जी, स्किन केयर है वो पर्सनल केयर का मेजर परसेंटेज वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। और स्किन केयर में जैसे कि आपने मेरी इंट्रोडक्शन में आपने बताया ही है कि बेसिकली ये रिसर्च फेशियल केयर पे की गई है। उसका जी, कारण भी यही है फेशियल केयर पे करने का, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे कंज़म्पशन है या मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे फेशियल केयर के हैं। इसके जी, बाद जो 12 प्रोडक्ट्स जो निकाले गए हैं, स्किन केयर में भी हमारी अलग-अलग 5 कैटेगरीज़ होती हैं। जैसे कि हम बॉडी केयर की बात करते हैं, हम हैंड केयर की बात करते हैं, हम फेस केयर की बात करते हैं, हम नेल पेंट जो रिमूवर्स होते हैं, मेकअप रिमूवर्स होते हैं, हम उनकी बात करते हैं, डिप्लोराइट्रीज़ की बात करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास 5 कैटेगरीज़ थी। अब इन 5 कैटेगरीज़ को हमने जो फेशियल केयर में हमने किया, तो हमने ऐसे 12 प्रोडक्ट्स निकाल लिए, जैसे कि आपके क्लींजर, टोनर, फेस क्रीम, डे क्रीम, नाइट क्रीम, बीबी क्रीम, आपकी एक्सफोलिएटिंग यानी कि जिन्हें हम स्क्रब्स बोलते हैं, उसके अलावा लोशंस, या हमने मेकअप रिमूवर की बात करी है। तो हमने जो इन 5 कैटेगरीज़ में से हमने कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं या जिनकी कैटेगरी को हम एक बना सकते हैं। जैसे मेकअप रिमूवर हमारी एक कैटेगरी हो गई है, तो हमने उसको एक कैटेगरी को एज़ इट इज़ एक प्रोडक्ट में ले लिया है। उसके अलावा हमारी जितने भी फेशियल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, क्लींजर, टोनर, सनस्क्रीन, बीबी क्रीम, नाइट क्रीम, डे क्रीम, लोशन, मॉइस्चराइज़र, हैंड केयर में लोशंस आ गए हैं, मॉइस्चराइज़र, इस तरीके से हमने 12 प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज़ कर लिया था। जी। बट तो एक्चुअली ये अभी हमारे 5 कैटेगरी में डिवाइड हुए थे। जी। तो ऐसे आपकी पूरी स्टडी के दौरान ऐसे कौन से की फैक्टर आपको मिले जो फीमेल के इस डिसीजन को प्रभावित करते हैं जब वो किसी मार्केट में जाते हैं? और एक चीज़ और मुझे पूछनी है यहाँ पर इसमें एडिशन थोड़ा-सा करने के लिए। ये जो आपका सर्वे था फीमेल को लेकर के और जो ये फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं, तो ये ऑफलाइन मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग से अलग हैं या ऑनलाइन मार्केटिंग को भी इंक्लूड करते हैं? जी। नहीं, सिर्फ ऑफलाइन मार्केटिंग को ही इंक्लूड करते हैं। यानी और बाज़ार जाकर सामान खरीदने को लेकर के जो उनका है। ठीक।
अब ये बहुत सारे फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि हम जनरली हमें सबको ही स्टडी करना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक फैक्टर का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे बात की जाए कि अगर मैं अपने फैक्टर्स में बात करूं तो पहला मैंने जो प्रभावित किया वो देखा डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक फैक्टर्स में वो फैक्टर्स आते हैं जैसे कि आपकी एज क्या है, इनकम, ऑक्यूपेशन, आपकी एजुकेशन, आपका मैरिटल स्टेटस, क्योंकि आपकी एज से भी आप प्रोडक्ट्स खरीदते हो। अगर आप टीनेजर जी, में हो तो आप प्रोडक्ट्स डिफरेंट, आप सनस्क्रीन का बहुत ज्यादा यूज करोगे। अगर आप जी, कहीं ना कहीं एज की तरफ आप मूव ऑन कर रहे हो तो रिंकल्स आ जाएंगे आपको, या कोई स्किन प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो एज आपका इफेक्ट करता है, बट इट इज अ पार्ट, ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ, आर इन द पार्ट ऑफ द डेमोग्राफिक फैक्टर्स। सेकेंड जैसे हमारा आ जाता है हमारी एजुकेशन क्या है, हम कितने अवेयर है, या हमारा वर्किंग कल्चर क्या है, कि वेदर फीमेल्स आर वर्किंग और नॉन वर्किंग। क्योंकि अगर वर्किंग होती हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा यूज टू होना पड़ता है, तो जिन्हें ज्यादा जरूरत होती है प्रोटेक्शन की, इसलिए उनके में स्किन केयर का ज्यादा यूसेज होता है। तो इस तरह के हमने पहले तो डेमोग्राफिक फैक्टर्स का यूज किया। उसके अलावा हमने दूसरा जो फैक्टर्स लेके चले थे वो चले थे सोशो साइको कल्चरल फैक्टर्स, जिसमें फ्रेंड्स, फैमिली, यानी कि उनके फ्रेंड से वो लोग प्रभावित होते हैं, उनके ओपिनियन उनके लिए मैटर करते हैं, या फैमिली के ओपिनियन मैटर करते हैं, या रिलेटिव्स के ओपिनियन मैटर करते हैं, या पास्ट एक्सपीरियंस उनका कुछ ऐसा है जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, या कोई डर्माटोलॉजिस्ट सजेस्ट करता है, या कोई ब्यूटिशियन सजेस्ट करता है। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स हैं जो मतलब उन्हें इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर हम लेके चले थे हमारा साइकोलॉजिकल, जिसमें हमने बात करी थी पर्सनैलिटी की। मैं आपको बताना चाहूंगी अजय जी, इस रिसर्च में बेसिकली जो मैंने पब्लिश कराया है, उस रिसर्च में मैंने आपको पर्सनालिटी के बारे में नहीं जिक्र किया है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है हमारी परचेजिंग में भी, इवन हमारे खरीदने की बाद की स्टेज को, जिसको मैं आगे भी अभी डिस्कस करूंगी कि जी, खरीदने की बाद की स्टेज को हम क्या कहना चाहेंगे। तो कभी उस माध्यम से पर्सनालिटी के बारे में हम अगले किसी प्रोग्राम में, क्योंकि अपने आप में ही बहुत लंबा डिस्कशन है, ये बिल्कुल। विषय है, तो इसीलिए। उसके अलावा हमारे स्टोर रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं कि जो स्टोर लोकेशन अगर हमारी नियरेस्ट है तो क्या वो हमें प्रभावित कर रही है कि हम जाके फटाफट ज्यादा परचेजिंग कर लेते हैं, या हमारी प्राइस मैटर करता है। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, या हमारा प्राइस मैटर करता है, प्रोडक्ट मैटर करता है, या क्वालिटी मैटर करती है, या उसकी इंग्रेडिएंट पैकेजिंग मैटर करती है, या सूटेबिलिटी, मतलब कि मेरी स्किन को जो सूटेबल हो रहा है वो मुझे मैटर करता है। तो इस तरह के हमने 4 या 5 फैक्टर्स हमने स्टडी किए थे। बेसिकली हमने सब में से ज़्यादा पाया कि सारे फैक्टर्स का कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर मैं ऐज की बात करूँ, एजुकेशन की बात करूँ, ऑक्यूपेशन की बात करूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उन्हें इन्फ्लुएंस करता है, हर, यानी कि मैं एक फीमेल हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं कि अगर मेरी स्किन को वो चीज़ सूट करेगी, तो मैं उसे परचेज़ करूँगी। ठीक है, जी, ऐज इज़ माय फैक्टर, मैं वर्किंग हूँ, दैट इज़ आल्सो माय फैक्टर कि मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स तो परचेज़ करूँगी, बट ज़्यादा परचेज़िंग मेरी उसकी होगी जो मेरी स्किन को सूटेबल होगी। तो जो बिल्कुल। रिजल्ट आता है कि किसी भी फीमेल के लिए जो सूटेबिलिटी होती है उसकी स्किन के लिए, वो उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। और उसमें हमारे पास देखा जाए, अब बात कहेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये कौन से सोर्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, या मैं अगर अपनी बात करूं या आपकी बात करूं, अगर आप स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे तो आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन है, कौन सा सोर्स है जो ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसके भी बहुत अलग अलग तरह के सोर्सेज होते हैं। ये इस तरह का भी क्वेश्चन हमने अपने रिसर्च में पूछा है कि अगर मार्केटर है, बेसिकली हमें समझने की ज़रूरत ये है कि जो ये रिसर्च होती है मार्केटिंग की, हम कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मार्केटर ताकि अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बना सके। और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए सबसे पहले उसे ये जानना ज़रूरी है कि मेरा कंज्यूमर चाहता क्या है। जी, अगर हम ट्रेडिशनल कंज्यूमर्स की बात करें या पिछला जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करें, तो पहले ट्रेडिशनल सेलिंग होती थी। उस सेलिंग में क्या होता था, फोर्सफुली बेचा जाता था। अब फोर्सफुली वो कैसे बेचते थे कि मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट्स बना देता, और उसके बाद वो उसको कंज्यूमर की ना वो नीड्स जानने की कोशिश करता था, ना उसकी प्रेफरेंस जानने की कोशिश करता था, ना उसका टेस्ट क्या है वो जानने की कोशिश करता था। तो ऐसा वो कोई फैक्टर नहीं जानता था, वो सिर्फ प्रोडक्ट बनाता था और उसको सेल करता था। लेकिन अब जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कहता है वो बिहेवियर आ गया है। बिहेवियर मतलब हर एक कंज्यूमर को पढ़ना, यानी कि मैं भी एक कंज्यूमर हूँ, आप भी एक कंज्यूमर हो, और हम एक कंज्यूमर जो है, मार्केटर जो है, अगर आप मार्केटर की बात करेंगे तो मैं कंज्यूमर हूँ, वो मुझे मेरे नेवर एंडिंग तक मुझे पड़ेगा। यानी कि अगर मैं टीनेजर थी तो मेरी परचेजिंग कैसी थी,
अगर मैं आज कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मेरी परचेजिंग कैसी है, या मैं अब वर्किंग में हूँ तो मेरी परचेजिंग डिफरेंट है, तो वो मुझे हर एक एंगल में बिहेवियर पढ़ना उसके लिए जरूरी है। तो ये फैक्टर्स की बात करें, बहुत सारे फैक्टर्स निकल के आए, लेकिन सूटेबिलिटी, किसी फीमेल की स्किन को जो सबसे ज्यादा सूटेबल होगा, वो फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उनके जी, परचेजिंग डिसीजन। बिल्कुल। तो ऐसा एक तो आपका ये सर्वे जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो दिल्ली में हुआ। जी। जी, और दिल्ली में फीमेल्स का सर्वे था। नंबर अगर आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा गलत हूँ तो 500 का नंबर आपके सर्वे का था? 500 का नंबर ठीक था? जी। अ, आपकी आवाज़ शायद एक बार बीच में गई है। पांच जी। अभी ठीक, ठीक 500 का नंबर था सर्वे का। हाँ। तो इसमें से कुछ आप बता सकते हैं कितने परसेंट या कितने महिलाओं का ये स्किन को लेके रिस्पॉन्स था, स्किन सूटेबिलिटी को लेके नंबर्स के अंदर? और कुछ 2-4 क्वेश्चन जो आपने पूछे थे एडिशन में अगर उनका ज़िक्र आप कर पाएँ? लगभग ये, हम जब 500 का सर्वे की बात कर रहे थे तो मैक्सिमम फीमेल्स ने, ये बेसिकली जो रिसर्च हुई है ये सेंट्रल दिल्ली पर हुई है। अब इस दिल्ली की जो विषय चूज किया कि हम ये एरिया क्यों लेंगे, इसका भी ये कारण है कि जो दिल्ली एक ऐसी पॉपुलेशन है जो पूरे इंडिया को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है, कैपिटल है। यहाँ पे एन नंबर ऑफ फीमेल्स खाली एक जगह की नहीं मिलेगी, यहाँ पर फीमेल्स अलग अलग सेक्टर्स की मिलेंगी, प्लस जी, मोस्ट ऑफ फीमेल्स जो है हमारी वर्किंग है। और जी, सेंट्रल पार्ट ऐसा लिया गया है कि सेंटर का है पार्ट है, जिसमें अलग अलग तरह के बाहर के लोग भी आकर काम कर रही हैं, फीमेल्स है, शॉपिंग मॉल्स है, तो वहां से तो ये सर्वे कलेक्ट किया गया था। जी, उसके अलावा जो ये 359 अप्रोक्सीमेटली, हमारे 500 में से 359 अराउंड जो फीमेल्स हैं जिन्होंने ये कहा कि मेरी स्किन को जो सूटेबल कर होता है, मैं वही प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद करती हूँ। बिल्कुल। तो उसके वैसे तो अलावा जी, हाँ। जी। वैसे तो कई फैक्टर्स होते हैं, मुझे पता नहीं उसके ऊपर अभी बात यहाँ उतनी तो हम नहीं करेंगे, ज़िक्र ज़रूर करेंगे। कि जैसे ऑनलाइन एडवर्टाइज़मेंट आता है हाँ। किसी स्किन केयर प्रोडक्ट का, तो उसमें एक एक्टर आएगा या कोई एक्ट्रेस आएगी, तो बहुत अच्छा उसका रिप्रेज़ेंटेशन करेगी, फिर बहुत ग्राफ़िक्स के साथ बताया जाएगा कि ये वाला केमिकल, ये ऐसे आपकी स्किन के ऐसे डार्क में जाके ऐसे क्लीन करेगा ये वो। तो वो साइंस वाला कॉन्सेप्ट उनको कितना समझ में आता है कस्टमर को या उसको वो कितना वज़न देता है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे है क्या? मीडिया बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं है कि हुँ, मीडिया नहीं प्ले करती। लेकिन जी, मैं अगर आपसे बात करूँ, अभी हम उसी बारे में बात कर रहे थे कि सोर्सेज़ क्या होते हैं? यानी कि वही जी, आपका सवाल है मेरे से कि जो कौन-सा ऐसा सोर्स है जो उन्हें अट्रैक्ट करता है इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। जी। बेसिकली अगर इससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में और जी, उसकी जी, स्टेज, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि व्यूअर्स को नहीं तो समझ नहीं आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल बताइए। बिहेवियर जब हम बात कर रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हो क्या रहा था कि मैन्युफैक्चरर सिर्फ बना रहा है और प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। लेकिन जब कंज्यूमर बिहेवियर आया, बिहेवियर मतलब कंज्यूमर को पढ़ना, उसके पांचों सेंसेस को पढ़ना। अब हमारे सेंसेस कौन से होते हैं? नाक, कान, गला, स्मेल करना, ये हमारे सेंसेस होते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे देखा होगा, मैकडी में हम सब जाते हैं, तो वहां पे ओपन किचन है, आप जाते हो, आपको स्मेल आती है, बहुत महक आती है कि प्रोडक्ट को आप जब या फ्रेंच फ्राइज आप खाने जा रहे हो, आपका मन करेगा। क्यों? ये सब आपके सेंसेस को टारगेट करने के लिए किया गया। तो ये इसलिए किया गया क्योंकि अब फोकस हमारा फोर्सफुल सेलिंग से हटकर हम कंज्यूमर की प्रेफरेंस पे आ चुके हैं कि कंज्यूमर बिल्कुल, क्या चाहता है। और बिहेवियर पढ़ना का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर कैसे प्रोडक्ट को परचेज करता है, कब करता है, कहाँ से करता है, क्यों करता है, कैसे वो यूज करता है, और फाइनली जब तक प्रोडक्ट को वो डिस्पोज नहीं कर देता, उसकी पूरे कंज्यूमर को पढ़ना, उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। अब बात की जाती है मार्केटर क्यों इसको पढ़ रहा है। अब इसमें भी हमारे बिहेवियर में भी हमारी दो स्टेज आ जाती है, जो मेरे रिसर्च पेपर में भी डिस्क्राइब्ड है। दो स्टेज कौन सी होती है? एक होती है हमारी प्री परचेज स्टेज, दूसरी होती है हमारी पोस्ट। अब ये जी, मार्केटर, जो ये दोनों स्टेज होता है ना, इसको पढ़ना अजय जी बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि एक स्टेज हमें अट्रैक्ट कराती है, जो कि ये मेरी करंट स्टडी है, और एक स्टेज जो है हमारी रिटेन कराती है। अब आप मुझसे जी, कहेंगे कि अट्रैक्शन रिटेंशन है क्या? लेकिन बिल्कुल, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, अगर मुझे मार्केट में सिर्फ वन टाइम में किसी को अट्रैक्ट कर लूंगी तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। अगर आज आप किसी को प्रोडक्ट एक बार बेचेंगे, आपने शॉप खोली है, तो एक बार बेचने से हमारा प्रोडक्ट नहीं, हमारा बिजनेस लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगा। मेरा जी, फोकस इस पे होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट को रिटेनिंग मिले, या मेरी जी, दुकान पे लोग बार बार विजिट करें, उसे हम बोलते हैं रिटेंशन। अब बात आती है प्री परचेज स्टेज की। प्री परचेज स्टेज वो
स्टेज होती है जब कंज्यूमर सोचता है कि आइडिया जनरेट होता है कि मुझे प्रोडक्ट खरीदना है। खरीदने से सोचने से लेके जब वो प्रोडक्ट को खरीद लेता है, वो स्टेज होती है हमारी प्री परचेज स्टेज। जी, और जिसमें मेरा सर्वे है, और ये प्री परचेज स्टेज इसलिए की जाती है, मार्केटर इसको मतलब ये मेरी रिसर्च को अगर कोई मार्केटर पढ़ेगा स्किन केयर के लिए, उसके लिए फायदेमंद ये इसलिए होगी ताकि वो ये जान सके कि जो सेंट्रल दिल्ली की जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, उन्हें कैसे अट्रैक्शन होगी। यानी कि वो कब खरीदती हैं प्रोडक्ट, कैसे खरीदती हैं, कहाँ से खरीदती हैं, क्या प्रोडक्ट ज्यादा खरीदती है, या सबसे ज्यादा वो किस चीज का इस्तेमाल करती हैं। तो मुझे कल को दिक्कत नहीं आएगी, बीइंग मैन्युफैक्चरर होने के लिए मैं कंपनी को जाके बता सकता हूँ कि यहाँ की जो फीमेल्स हैं कि ये तो डिपार्टमेंटल स्टोर से ही खरीदेंगी, या ये जी, ब्यूटिशियन से ही खरीदेंगी, या आप इन पे बिल्कुल। न्यूज की एडवर्टाइजिंग मत करिए क्योंकि ये तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पे जाएंगी, या इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जब तक ये सैंपल यूज नहीं करेंगी तब तक ये इनको प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं होगा। तो कहीं जी, ना कहीं मैन्युफैक्चरर को बहुत आसानी हो जाती है अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करने में। जी, अब दूसरा पार्ट जो आता है वो आता है हमारा पोस्ट परचेज बिहेवियर का। पोस्ट परचेज बिहेवियर कहता है जब जो हमारा कंज्यूमर है जो प्रोडक्ट को खरीद लेता है, उसके बाद की स्टेज, यानी कि हम उससे फीडबैक जानते हैं। और अजय जी, ये वाली स्टेज जानना एक मार्केटर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है एज कंपैरिजन टू प्री परचेज, क्योंकि प्री परचेज स्टेज सिर्फ हमें इतना बताती है कि आप कब खरीदते हो, कैसे खरीदते हो, क्यों खरीदते हो, कहाँ से खरीदते हो, आपकी प्रेफरेंस बताता है बेसिकली। लेकिन पोस्ट परचेज बिहेवियर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बताता है। कभी इसके बारे में भी बाद में जिक्र करेंगे कि सेटिस्फेक्शन क्या कहता है, कि आप कितने सेटिस्फाइड हो उस प्रोडक्ट से, कितने डिससेटिस्फाइड हो। और इन दोनों के बीच में एक टर्म और आती है जिसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हुँ, लेकिन अगर आप डिससेटिस्फाइड हो तो मुझे ये पता चलता है कि मेरा जो कंज्यूमर है कहाँ डिससेटिस्फाइड है। क्या उसको इंग्रेडिएंट में प्रॉब्लम है, क्या उसको पैकेजिंग में प्रॉब्लम है, क्या उसको मेरी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है, क्या उसको क्वालिटी समझ में नहीं आ रही है, क्या उसको क्वालिटी मिल रही है लेकिन उसको प्राइस ज्यादा लग रहा है। तो मार्केटर अपने हिसाब से उसको वापस मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को चेंज कर देता है। तो इसलिए पोस्ट परचेज बिहेवियर जानना बहुत जरूरी होता है। और जी, प्री परचेज बिहेवियर बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि ताकि मैं अपने कस्टमर को एज अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव मैं अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकूं। तो ये जो जी, बेसिकली स्टडी करिए, अगर कोई मार्केटर इसको देखेगा तो वो उसके काम आएगी कि मुझे कैसे अट्रैक्ट करना है, मेरा किस टाइप का कंज्यूमर है, मुझे किस टाइप के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना है, ये उनके लिए बेसिकली काम आएगी। बिल्कुल। तो जैसे हम कई बार सुनते हैं कि एक बार खाइए बार-बार आइए वाला, एक बार खरीदेंगे तो बार-बार वो कैसे आएगा उसके ऊपर है सारा। अब रिटेन। मुझे आप जी, जी, रिटेन करना ये बहुत ज़रूरी भी है जो कि किसी मैन्युफैक्चरर के लिए अपने प्रोडक्ट के लिए। एक इसमें अभी है कि इंडिया को अभी एक प्राइमरी मार्केट की तरह देखा जा रहा है स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए। इसके पीछे क्या कारण है? वो कौन से ऐसे नंबर्स अगर आप बता पाएँ तो कितने कारोबार कितने बड़ा है और क्या अभी कितना है, पहले कितना था, फ्यूचर इसका जो अगर कुछ बता पाएँ ऐसे? देखिए, इंडिया बेसिकली, ये आप भी जानते हैं, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जी, हमारे भारत की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होने की वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और नोन कंट्रीज़ में से आती है। प्लस पॉपुलेशन साथ-साथ होने के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डाइवर्सिफ़ाई कल्चर है। अब जी, डाइवर्सिफ़ाई कैसे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अलग-अलग तरह का कल्चर है। अलग-अलग तरह का कल्चर होने की वजह से अलग-अलग तरह का क्लाइमेट भी है। जब अलग-अलग तरह का क्लाइमेट है, प्रेफ़रेंसेस भी अलग-अलग है कंज़्यूमर की। मतलब स्किन टाइप अलग है। अगर हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ की तरफ जाएँगे, तो हमारा यहाँ पे देखा जाए तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से प्रेफ़रेंसेस हमारी बढ़ती है, कंज़्यूमर बेस हमारा ज़्यादा है। तो हम जब सर्वे कर पा रहे हैं, हमें डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ कंज़्यूमर मिल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंज़्यूमर बहुत ज़्यादा है। कंज़्यूमर हम हर कोई होता है। आप भी कंज़्यूमर हैं, मैं भी हूँ। जी, कस्टमर है, कस्टमर का मतलब सिर्फ़ ये होता है कि वो परचेज़ कर रहा है। बट ही इज नॉट अ कंज्यूमर। जरूरी नहीं है कि कस्टमर हमारा कंज्यूमर हो, कि वो प्रोडक्ट को यूज करे। बट कंज्यूमर कौन होता है? जो हमारे फाइनल गुड को यूज करता है, कंज्यूम करता है। तो इंडिया को बेसिकली प्राइमरी मार्केट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिफाइड कल्चर है, डाइवर्सिफाइड प्रेफरेंसेस है, टेस्ट अलग है, क्लाइमेट बहुत अलग अलग है। तो हमें यहाँ पे स्किन टाइप जो मिल रही है वो अपने फीमेल्स में बहुत अलग अलग तरह की स्किन टाइप मिल रही है। और दूसरी अगर मैं बात अभी हमारे 2022 के हिसाब से सर्वे के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो जनरेट किया है वो हमारे इंडिया ने किया है, जिसका अराउंड 8.6 बिलियन कुछ उसने रेवेन्यू जनरेट किया है, जो इंडिया हमारी
4th नंबर पे है ग्लोबली अराउंड द कंट्रीज में से है स्किन केयर मार्केट में। स्किन केयर मार्केट में। और इसमें एक चीज और मैं आपसे साझा करना चाहूंगी कि जी, जी। हमारे इंडिया में ऐसी टॉप 10 सिटीज है जो स्किन केयर में डील करती हैं, जिसमें से वो 10 शहरों के नाम है, वो मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और आपका कोची, हैदराबाद, इवन जयपुर। और एक और बात इसकी इंटरेस्टिंग आपको जानने में लगेगी कि जी, जी। 2023 में जयपुर वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग फास्टेस्ट ग्रोथ कही गई है स्किन केयर में। और मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये 3 वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज हैं हमारी स्किन केयर मार्केट की। जी, तो बिल्कुल। इसे कहना बहुत गलत नहीं होगा कि हमारा इंडिया जो है प्राइमरी मार्केट डील करता है। तो इस मार्केट साइज़ के हिसाब से और इसकी ग्रोथ के हिसाब से इसको एज़ अ प्राइमरी मार्केट के तौर पे देखा जा रहा है। प्लस टेस्ट हमारा बहुत अलग है, कंज्यूमर बहुत वेरिड कल्चर्स का है, डाइवर्सिफाई कल्चर है हमारा, क्लाइमेटिक आई थिंक डाइवर्सिफाई है हाँ, क्लाइमेट के जी, स्किन टाइप डाइवर्सिफाई कारण। है। तो ये कुछ नंबर भी है जो आपने रिसर्च पेपर में दिया था और आपने जी, जी। आपने इतना मेहनत करके नंबर दिया था तो मैं नंबर मैंने कहीं से निकाला पेपर से आपके कि 2012 में जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं 2012 में 99 पॉइंट यूएस बिलियन डॉलर का कारोबार था टोटल स्किन इंडस्ट्री का ग्लोबली। अभी वो बढ़ के जो उसका फ़ोरकास्ट है वो 2025 में 189.3 यूएस बिलियन डॉलर का होने की उम्मीद और है, जो ये हिसाब से ग्रोथ है। सालाना 10% एनुअली इंक्रीज करेगा, ये ऐसा 10% एनुअली जी, और अभी आज की 2023 में 171.7 यूएस बिलियन डॉलर और इस पूरे ग्लोबल शेयर में हम इंडिया इज़ गोइंग टू बी 4th अकॉर्डिंग टू यू ग्लोबली, 4th यस 4th बिगेस्ट जी। जी। तो इट्स अ वेरी ग्रेट कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इसके साथ ये रोज़गार को भी बढ़ाने में मदद तो करेंगी ही पूरा जब साइज़ बढ़ेगा मार्केट का। अभी मुझे आपसे जानना है कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप जितने बता पाएँ 5-6 कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपने पूछे और उनका जो जवाब मिला उसको फैक्टर वाइज़ कितने परसेंट लोगों ने ये कहा, कितने परसेंट लोगों ने मेजर वाइज़ उसको क्या जवाब दिए? कुछ 5 क्वेश्चन अगर आप इंटरेस्टिंग जो आपको लगता है कि जानने चाहिए आप बता दें। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, फर्स्ट तो था हमारा फैक्टर्स जानना। तो फैक्टर्स जी, बेसिकली निकाले जाते हैं, ये मैं एक रिसर्च स्कॉलर के साथ साझा करना चाहूँगी कि हमें हर जी, एक ऑब्जेक्टिव को कहीं न कहीं से फाइंड आउट करना होता है। जी, आइदर हम सेकेंडरी सोर्स से फाइंड आउट करते हैं या फिर हम प्राइमरी सोर्स से फाइंड आउट करते हैं। तो जी, फैक्टर्स मैंने कोशिश की है, वो मैंने अपने सेकेंडरी सोर्सेज़ से फाइंड आउट करने की कोशिश की है, जिसको हम बोलते हैं सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन, जो ऑलरेडी जी, पब्लिश्ड होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं। अब बात की जी, जाती है प्रेफरेंसेस जानी है हर एक इंडियन फीमेल की, वो मैंने जानी है प्राइमरी सोर्स से, यानी कि जिसको मैंने क्वेश्चनियर कलेक्ट किया और कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने क्वेश्चंस बनाए। तो जो जी, क्वेश्चन जनरली पूछे गए थे अपने फीमेल्स से रिलेटेड, वो थे उनकी स्किन टाइप कैसी है, या क्या वजह है वो जो प्रोडक्ट को खरीदती हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो उन्हें इन्फ्लुएंस करता है, या कौन से सोर्सेज हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं परचेज करने के लिए सोर्सेज में, या जैसे बात करेंगे कि वो कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा वो एवरीडे यूज करते हैं, या दिन में 2-3 बार यूज करते हैं, या वीकली यूज करते हैं, या हर 15 दिन यूज करते हैं, या कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स है स्किन केयर में जो आप सबसे ज्यादा परचेज करना चाहते हो, या उन प्रोडक्ट्स में कौन सी ऐसी ब्रांड आप प्रेफर करते हो। जैसे कि मैं अब जी, आपसे कहना चाहूंगी कि जो मैंने अपने सर्वे में पाया, जो 12 कैटेगरीज आपने जैसे देखी है मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट में से, उसमें से सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, सनस्क्रीन, लोशन, क्लींजिंग वाइप्स, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जनरली फीमेल्स जो है प्रेफर कर रही हैं परचेज करने के लिए इन प्रोडक्ट्स को। सबसे और ज़्यादा जो प्रेफ़र कर रहे हैं, जी, जी, सनस्क्रीन। अब उसका कारण भी शायद सनस्क्रीन। निकल कर आया जब मैंने उसमें इंटरव्यू में पूछा गया, क्योंकि हम वर्किंग हैं, हमें जाना होता है और बाहर हमारे जाना। को प्रोटेक्ट करने के लिए इससे पहले कुछ और नहीं आता, तो हम सबसे पहले अपने सनस्क्रीन खरीदते हैं, जो भी बेस्ट हमें मिल जाता है। जी, दूसरा मैंने सर्वे में पाया कि अगर सबसे ज़्यादा जो एवरीडे यूज़ होता है, वो अगेन आपका सनस्क्रीन ही यूज़ हो रहा है। बार-बार इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको। क्लींज़र आपका सबसे ज़्यादा दिन में 2 या 3 बार आपका क्लींज़र यूज़ हो रहा है, टोनर यूज़ हो रहा है। और एवरीडे वो यूज़ कर रहे हैं। अब 15 डेज़ की बात करें, वन्स इन अ वीक की बात करें, तो वो स्क्रबिंग यूज़ कर रहे हैं सबसे, मतलब जी, एवरीडे यूजिंग स्क्रब्स। तो ये है। अब सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के सोर्सेज थे। जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसको डिवाइड किया गया 3 सोर्सेज में। जब हम, जैसे मैं आपको स्टेजेस बता रही थी प्री परचेज की, कि कंज्यूमर जब सोचता है,
और फाइनली उस गुड को डिस्पोज करता है। तो उसमें फर्स्ट स्टेज जो आती है वो आपकी आती है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, कि क्यों, क्या वजह थी जो आपको आइडिया आया कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक्ने हो गए, या मेरे पिंपल्स हो गए, तो मुझे, या मेरी सनबर्न हो गया, तो मुझे आइडिया जनरेट हुआ, मुझे प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड हुई कि भाई मुझे अपना स्किन केयर प्रोडक्ट को खरीदना है। ये फर्स्ट स्टेज में कंज्यूमर एंटर कर जाता है। दूसरी स्टेज आ जाती है उसकी इन्फॉर्मेशन सर्च। जैसे कि मैंने आपको बताया सोर्सेज, अब वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा, तो 3 तरह के सोर्सेज है उसमें। पब्लिक सोर्सेज होता है, पर्सनल सोर्सेज होता है, और हमारा कमर्शियल सोर्सेज होता है। पर्सनल सोर्सेज वो होते हैं जो मेरे खुद के सोर्सेज होते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, और अगर पास्ट एक्सपीरियंस। और हमारे कमर्शियल सोर्सेज कौन से होते हैं, जिसमें हमें शॉपकीपर हमें कहता है, ट्रेडर्स हमें कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, या मैन्युफैक्चरर की कोई वेबसाइट होती है, वो हमें वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या कुछ प्रमोशनल ऑफर्स हो रहे हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं। तीसरा हमारा आता है पब्लिक सोर्सेज, तो जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर। लेकिन मैंने इन तीनों कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा अपने सर्वे में पाया वो फीमेल्स के लिए था कि पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि जो पिछला मेरा यूसेज है वो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है मेरी नेक्स्ट परचेजिंग के लिए। या और मुझे इसमें मेरे ख्याल से हाँ, इसमें वो अपने जो उनका फ्रेंड ग्रुप है उसमें भी वो मेरे ख्याल से उनका पूछने का रहता होगा कि आप, मैंने ये इस्तेमाल किया, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, या मैं कौन सा इस्तेमाल करूं, आपने किया क्या? फ्रेंड्स, फैमिली से भी वो पूछते हैं, लेकिन उनका पास्ट एक्सपीरियंस वो अपनी फैमिली से भी जानते हैं, मतलब खुद का जी, पास्ट एक्सपीरियंस वो मानते हैं। ठीक। कोई प्रोडक्ट यूज किया तो मेरी फर्दर परचेजिंग होगी, यानी कि रिपीट परचेजिंग होगी। लेकिन अगर जो ओके। मेरी फ्रेंड्स है, मैंने उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा तो बेसिकली कहने का रिजल्ट निकल के ये आया कि एक्सपीरियंस पे उन्हें ज्यादा रिलाय है। जी। तो ये इसमें है अगला जो कि वेस्टर्न मीडिया, फैशन शोज जो होते हैं, जो मैगजीन्स आती हैं कुछ, और जो न्यूज़ पब्लिकेशन होते हैं, इनका प्रभाव कितना एक कस्टमर के ऊपर आपने देखा अपनी रिसर्च में? देखिए, मैंने आपको जैसे अभी सोर्सेज की बात करी, प्रभाव सभी का बहुत कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फीमेल्स पे प्रभाव पड़ता है उनको किसी का की एक्सपीरियंस पे पड़ता है, यानी कि मेरा एक्सपीरियंस हुआ या वो आपका एक्सपीरियंस हुआ। अब बात करते हैं हम, जैसे ये वेस्टर्न मीडिया है, टीवी, एग्जैक्टली पब्लिक सोर्सेज में टीवी भी बहुत अच्छी रेटिंग पे आया है कि जो हमारे प्रमोशनल ऑफर्स चलते हैं या जो सेलिब्रिटी टीवी पे हमें शोकेस करती हैं हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में, वो भी कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। या फैशन शो से बात करें, जब सेलिब्रिटी जाते हैं हम उनको जैसे मैं ही किसी फैशन शो का अगर हिस्सा बनूंगी और मैं किसी सेलिब्रिटी को देखूंगी कि हाँ उसकी फ्लॉलेस स्किन है, बहुत ग्लोइंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे इन्फ्लुएंस करेगा कि यस मुझे अपनी स्किन को केयर करना है, मुझे ध्यान देना है अपनी स्किन के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि फैशन शोज जो होते हैं या टीवी जो हमारे पब्लिक सोर्सेज हैं ये हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, ये हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बट फीमेल्स के लिए सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी ये कहता है कि अगर मैं किसी से एक्सपीरियंस लेके काम करूंगी वो मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है। जी, इनोवेटिव, मान लिया आपको कि मुझे जी, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, लेकिन जब तक मैं किसी का एक्सपीरियंस नहीं मानूंगी कि आपने उसको यूज किया और आपकी ये चीज ठीक हुई या आपको बहुत अच्छा लगा, वो मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है। बट जी। कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस होते हैं, हमें अवेयरनेस मिलती है, क्योंकि अगर हम बात करें फैशन शो में वो हमें लेटेस्ट ट्रेंड्स बताते हैं, जी। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बताते हैं। वैसे तो आपने बताया कि ग्लोबली वी आर गोइंग टू बी फोर्थ लार्जेस्ट स्किन केयर इंडस्ट्री इन ग्लोबली, लेकिन इसमें यस, इंडिया का कुछ फोरकास्ट आपको क्या लगता है, कुछ नंबर्स में अगर आप बताना चाहें, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? अभी तक जो हमने इसकी जो जनरेट किया है, मैं लास्ट स्टडी देख रही थी सितंबर 2022 में, मैके कैफीन है, एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है। आज तक हम जो स्क्रब है हमने कभी पाउडर फॉर्म में नहीं देखा था, उन्होंने कॉफी में एक मैक कैफीन के नाम से उन्होंने एक स्क्रब पाउडर फॉर्म में लॉन्च किया है। तो दैट मीन्स आप ये देखिए कि वो कितना इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं, कि जो हम सिर्फ क्रीम्स में या हम दूसरी चीजों में उसको यूज करते थे। और अगर मैं इसके रेवेन्यू जनरेशन की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया है 8 पॉइंट समथिंग बिलियन जो है उन्होंने रेवेन्यू जो है जनरेट किया है हमारी इंडिया मार्केट में, और जयपुर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर रहा है। जी, जयपुर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये सब हमारे फास्टेस्ट स्किन केयर मार्केट के आज भी प्लेयर्स हैं। और ये जो जयपुर की मैं चीज बता रही हूँ ये अभी 2023 की रिपोर्ट ही बता रही हूँ आपको मैं। जी, तो इंडिया को फोरकास्ट में कहा जाए तो हर एनुअली ये 10% ग्रो करेगा हमारा इंडिया, और उसका वजह भी है कि हमारी जितनी फीमेल्स हैं वो वर्किंग हो गई हैं, अवेयरनेस आ गई है।
पहले फीमेल अगर वर्किंग पॉपुलेशन जैसे-जैसे बढ़ रहा है, तो ये इंडस्ट्री का एक्सपेंशन उस तरीके से बढ़ेगा। आप अर्बनाइजेशन हो रहा है, लाइफस्टाइल जो है चेंज हो रहा है। जिस लाइफस्टाइल चेंज होने से, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं अगर आपको बात करूँ, लाइफस्टाइल चेंज होने का कारण है हमारी डिस्पोजेबल इनकम। हमारे इंडिया में जो इनकम है, अब जब लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम उनके पास बहुत है, जिसकी वजह से मेरे एक सर्वे में क्वेश्चन भी है कि वो मंथली कितना खर्च करते हैं। तो अगर आप इंडिया के मार्केट की देखें तो मोस्ट ऑफ द हमारा मार्केट है वो मिडिल क्लास है, और उस मिडिल क्लास में भी वो 1500 से लेकर 5000 तक का जो अमाउंट है वो मंथली उस पर खर्च करना चाह रहे हैं। ये तो आप, स्किन केयर पे खर्च करते हैं? जी जी, स्किन केयर पे, तो 1500 आप, से 5000। जी, 1500 से 5000 तक का वो इस पे खर्च कर रहे हैं। तो आप इसी से लगा लीजिए कि हमारा स्किन केयर मार्केट कितना प्रॉमिसिंग और ग्रोथ, या हमारे इंडिया को कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। यस, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। तो अभी मेरे वैसे तो इस चर्चा को हम जितना आगे बढ़ाते जाएँगे तो इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए, करने के लिए, लेकिन मेरी जो लोग इस हमारी चर्चा को सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर है, मोर डिटेलिंग के लिए वो एक बार रिसर्च पेपर को भी जाके ज़रूर इसका पढ़ें। एंड आई रियली एप्रिशिएट कि आपने जिस तरीके से अपना समय दिया और जितना आप इंटरेस्टेड हैं बताने में, तो ये चर्चा को और भी हम आगे ले जा सकते हैं। लेकिन मेरे मन में तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं रहा और मेरे को लगता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, हर एक चीज़ को हमने अलग से डिस्कस कर लिया है। आपको लगता है कुछ एडिशनल आप बताना चाहें इसमें जो मेरे से रह गया हो पूछना एंड यू कैन कैरी प्लीज़। अजय जी, बस इसमें एज सच कुछ नहीं है। बेसिकली हमने बस इसमें जानने की, हमने एक स्टेज पर बात करी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो रिसर्च पेपर है कंज्यूमर को डिपेक्ट करता है, और कंज्यूमर बिहेवियर में भी ये 2 स्टेज की बात करता है। जो मेरा पेपर है ये सिर्फ एक स्टेज की बात कर रहा है। अगर जी, आप कभी सेशन लेंगे तो हम उसमें जी, दूसरे स्टेज की बात ज़रूर करेंगे, जो है पोस्ट जी, परचेज़। जी, आपको जान के उसमें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि उसमें ऐसे बहुत सारे लेवल आते हैं, सर्वे आता है कि जिससे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आते हैं पोस्ट जी, परचेज़। और मैं जी, इस रिसर्च की बात करूँ तो जब भी कोई रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करने से पहले, हम क्या होता है कि हम आइडिया देख लेते हैं कि जब तक हम उसे रियल में कोई प्रॉब्लम एनकाउंटर नहीं करेंगे, तब तक हम कोई भी रिसर्च को आगे नहीं लेके जा सकते। तो बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में ही कि ये दिमाग में मेरे ये आइडिया तभी जनरेट हुआ कि जब मैं जिन फिल्म स्टार को बहुत ज़्यादा एडमायर करती थी, कि बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक्चुअल में जब मैंने उनकी रील्स में उनको देखा कि ये क्या, ये नो मेकअप तो दे आर हॉरिबल, बिल्कुल। है, दे आर एक्चुअली हॉरिबल। तो इसका हुँ, मतलब कि कितनी ज़रूरत है। हम लोग बाहर जी, की पॉलिशिंग कर लेते हैं विद कॉस्मेटिक्स, जो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल है, बट इट्स बेटर कि आप स्किन केयर करो, ट्रीट करो, हाइजीन लो। तो ये मेरा बिल्कुल। कहना रहेगा इस माध्यम से। एक तरीके से हाँ, इस जो एक स्किन केयर के प्रति जो कंज़्यूमर हैं, दे मस्ट बी अवेयर अवेयर कि कोई चीज़ आपको कितना नुकसान, फ़ायदा या कितने समय के लिए आपको वो एक आर्टिफ़िशियल हम जिसको बोल सकते हैं कि वो उतना आपको इम्पैक्ट दे रहा है। तो एक तो आपका बहुत-बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारा प्रयास रहता है कि जो भी इस तरीके की कोई रिसर्च है, वो ज़रूर लोगों तक पहुँचनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं रिसर्च कॉम की तरफ से आपको एक बार धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना समय दिया और बहुत अच्छे से आपने मुझे पता आपका मन अभी भी है, कुछ बातें रखने के लिए आप रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि समय की हमारी ज़रूर एक रहती है लिमिट, तो आपने बहुत अच्छा हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत न शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में जो इनवाइट किया, और मैं आपकी और बहुत इस आभारी। जी, और मेरी एक उम्मीद ज़रूर है, आप आगे कोई रिसर्च पेपर वगैरह लिखें और वो कहीं पब्लिश हो, तो फिर उम्मीद करते हैं कि आप प्रोग्राम में आएँगे और हम चर्चा करेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद।